आज हम लोग देखेंगे कि जो बीमारी एक नाक की बीमारी है जिसको हम बोलते हैं इपिस्टैक्सिस। जिसको नाक से रक्तस्राव कहते हैं हिंदी में। और ये जो बीमारी है, ये जो नाक से रक्तस्राव हो, इसी बीमारी को हम इपिस्टैक्सिस कहते हैं। हिंदी में इसे नक्सीर फूटना भी लोग कहते हैं देहात में, हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे इपिस्टैक्सिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लोग के पास इसके जितने भी रोगी आए, लगभग सारे रोगियों को हम लोगों ने ठीक कर दिया। इपिस्टैक्सिस का कोई भी रोगी आया तो ऐसा नहीं कहा कि हम ठीक नहीं हुए आपकी दवाई से। इलेक्ट्रोपैथी में हम लोगों ने 100% इसको ठीक किया। अब इसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इपिस्टैक्सिस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सेकेंड आता है ऑर्गेनिक रेमेडी। थर्ड आता है आपका प्रिंसिपल रेमेडी। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी भी रोगी में सिलेक्शन करने के लिए इन 3 चीज़ों का ध्यान हमें आवश्यक होता है। 3 चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो आसानी से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम कर सकते हैं। तो पहला कि इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो इस रोगी को एक नाक से या दोनों नाक से क्या होता है, एक नाक से या दोनों नाक से इसको क्या होगा कि बहुत ही तीव्र मात्रा में, तीव्र धारा के साथ नाक से रक्तस्राव, नाक से रक्तस्राव, इसको होता है नाक से रक्तस्राव होता है। इसका लक्षण होता है यही इसका मेन सिम्टम्स जो हम देखते हैं, यही देखने में मिलता है हमें। मेन सिम्टम इसके पीछे हमें समझ में आता है कि यही इसका सिम्टम्स है, लक्षण है कि नाक से ही ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसमें एक नाक से या दोनों नाक से उसको ब्लड आ सकता है रोगी को, और तीव्र धारा के रूप में स्राव होता है। अब दूसरा चीज क्या है कि हम इसमें ऑर्गन्स देखते हैं कि किस अंग में बीमारी है। आ रहा है समझ में, किस अंग में बीमारी है। तो अंग और कारण दोनों एक साथ अटैच रहते हैं, आया समझ में। तो जैसे जैसे कारण होता है, कारण के आधार पे अंग जो है इन्वॉल्व होते चले जाते हैं उस रोग में। लेकिन एक होता है अंग जिसमें क्या होता है कि जिसमें रोग हमें दिखता है, रिप्रेजेंट होता है, जहां हम रोग को देखते हैं। और बाकी जो है वो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके कारण चीजें होती हैं। तो इसमें नोज, नाक हो गया, आर्टरीज, जो इन्वॉल्व होता है इसमें। और ये जो अंग हैं ये कारण के आधार पे इसमें सेकेंडरी रूप में अटैच होते हैं, लेकिन प्राइमरी जो आप देखते हैं
वो क्या है कि प्राथमिक रूप से जिस अंग में बीमारी हुई है, जिस पे प्रभाव है उसका, ठीक। लेकिन सेकेंडरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, जिस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं वो आता है। तो अब तीसरी चीज़ आते हैं कि एक्चुअल में इसका कारण क्या होता है, इसके होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये एपिस्टैक्सिस जो है वो होता है। इसके पीछे हम रीज़न तलाशने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में वो रीज़न क्या है जिसके कारण ये चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, कि रीज़न मुख्य रूप से रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, होने के पीछे जो है इसको कारण क्या कारण है जिसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कारण में भी आपको दो चीज़ें बताई है मुख्य रूप से, कि एक इंटरनल कारण होता है और एक एक्सटर्नल कारण होता है, यानी कि आंतरिक कारण और बाह्य कारण, इंटरनल और एक्सटर्नल दो कारण होते हैं। रोग होने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण आपको देखने को मिलते हैं कि एक्सटर्नल है या इंटरनल कारण है। तो अब इसका कारण हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण इसके पीछे हो सकता है। तो इंटरनल जो कारण है इसके पीछे, आंतरिक जो कारण है वो रक्त प्रकृति का होना, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि इसमें जो है जो उस पेशेंट की प्रकृति है वो क्या है, सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें जो हैं सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग हैं इनमें ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है कि जो सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। उसके बाद सैंग्वाइन कॉन्स्टिट्यूशन इसके पीछे है, और आगे क्या होता है कि लीवर कंजेशन ऑफ द लीवर कंजेशन में ऐसी चीजें होती हैं, कंजेशन ऑफ लीवर, यानी लीवर की जो वेन्स होती है उनमें कंजेशन भी कारण है इसके पीछे होने का, कि कंजेशन। उसके बाद एनीमिया भी कारण है इसके पीछे, एनीमिया कारण है इसके पीछे। लीवर की जो वेन्स होती है कंजेशन वो कारण है इसके पीछे। वो इसके पीछे कारण है। और मस्तिष्क की बीमारियां, ब्रेन डिजीज, कुछ मस्तिष्क की बीमारियां ब्रेन डिजीज के कारण ऐसा देखने को मिलता है कि मस्तिष्क की कुछ बीमारियां हो जाएं, तो उसमें भी होता है। उसके बाद हुपिंग कफ, मस्तिष्क की बीमारियां, हुपिंग कफ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वीकनेस, कमजोरी,
बच्चों में वीकनेस इसके पीछे कारण है कमजोरी, वीकनेस होना, कमजोरी भी इसके पीछे कारण है, वीकनेस। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल कारण पे हम आते हैं कि बाहरी कारण क्या है। तो एक्सटर्नल कारण में आता है इसके कि धूप, तेज धूप जो है इसके पीछे कारण है एक्सटर्नल की तेज धूप, जिससे कि मस्तिष्क पे बहुत तेज धूप वगैरह लगना, माने तेज धूप इसके पीछे कारण है। हीट फ्लूसेस, वर्म इसके पीछे कारण हो सकता है, इस बीमारी के पीछे। तो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि वर्म भी इसके पीछे क्या है कि कारण हो सकता है। वर्म कारण है एक्सटर्नल कारण में। अब इसका ट्रीटमेंट जो हम करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे इसको, इतनी सारी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता होती है। अब इसको जानेंगे कैसे कि मान लो ब्रेन की बीमारी है या क्या है, कैसे कारण को कैसे जानेंगे इसको, ठीक। तो इसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एनीमिया जानना है तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, सीबीसी कराना पड़ेगा। ब्रेन में कोई तकलीफ है तो सीटी हेड कराना पड़ेगा, आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, जिससे ब्रेन में कोई दिक्कत हो तो जान सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और ट्रीटमेंट जो है, जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो मैंने इसमें भी बताया है कि सिम्टोमेटिक रेमेडी में एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की औषधियाँ होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, यानी कि एक बाहरी तौर पे और एक आंतरिक तौर पे। तो क्या चीज़ें हम इसको चलाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी जो है, बी जो होता है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का फाहा देते हैं नाक पे, नसिका बिंदु पे, इसका नसिका छिद्रों पे लगाते हैं या फाहा देते हैं इसका, और बी लगा करके बंद कर देना चाहिए इसको, ठीक है। ये एक्सटर्नल रूप में बी D4 में होता है, ये D4 में फाहा लगा करके और दोनों नसिका को बंद कर सकते हैं। उसके बाद बी को हार्ट पे भी लगा सकते हैं और दिमाग पर भी लगाया जा सकता है, यानी कि हार्ट पे और दिमाग पे। ये तो नसिका पे हो गया, नसिका पर, और ये हार्ट या ब्रेन। एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रूप में हम उसको PW पिलाने के लिए दे सकते हैं।
ठीक है, देते हैं बी और डब्ल्यू। अब इसका ऑर्गेनिक रेमेडी क्या होगा? तो ऑर्गेनिक रेमेडी में आपका क्या इन्वॉल्व है? नोज एंड आर्टरीज हैं, और यहाँ पे उसके कारण के आधार पे, जो अंग और कारण दोनों आधार पे हम ये क्या दवाई होगा? A1, ठीक, A1 रक्त प्रकृति के रोगियों को ज्यादातर होता है। A1, C1 और F1 ये किसमें होगा? D6 या D10, ठीक, D6 या D10। तो यहाँ पे C1 और C2 यहाँ वहाँ पे नाक में यहाँ से आता है, क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है, इसीलिए C1 दिया गया है। यहाँ पे C2 भी दे सकते हैं, C1 C2 वहाँ पे हम लोग चलाते हैं, प्रैक्टिकल रूप में चला के हमने देखा है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कारण यहाँ पे है, ये चीजें कारण है, तो आप वर्ग कारण है तो हर1, ठीक है। और मान लो हुपिंग कफ के कारण आता है तो P1 जोड़ सकते हैं। हुपिंग कफ कारण हो तो P1 और Y, ये वर्म के कारण हो, कमजोरी हो बच्चों को, मान लो एनीमिया है कारण, तो क्या होगा? A3, एनीमिया में A3। मान लो लीवर के कारण कंजेशन हो रहा है, लीवर कारण है, तो A2 और C5, जरूरत के आधार पे A2 और C5 लीवर के कारण हो। और एक कारण और भी होता है, कई महिलाओं में, बच्चियों में मासिक स्राव न आकर के उससे ही ब्लड आ जाता है, नाक से आ जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, कभी आरंभ होने से पूर्व नाक से ही स्राव हो जाता है। तो उसमें C1 जो है हमारी दवाई है, C1 दे सकते हैं। C1 जो है उस पर काम करेगी, और C1 जो है उसकी दवाई होती है, C1 आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ ये जाएंगी। एनीमिया मैंने बताया, हर1 कारण के आधार पे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हुपिंग कफ हो तो, अगर बच्चे हों, महिलाएं हैं तो P3, पुरुष हो तो P1 के साथ Y, ठीक है, P1 के साथ Y या P3 के साथ Y। अगर मस्तिष्क के रोग हैं तो हमें जो चीज़ दिखा उसका इलाज फिर मस्तिष्क के अनुसार उसका इलाज हम करेंगे इस रोगी में, और ये रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। इलेक्ट्रोपैथी दवाई से हम लोग इसको ठीक करते हैं, और इलेक्ट्रोपैथी दवाई से ये ठीक हो जाता है। तो इस हिसाब से आप जब रोगी का मैनेजमेंट करेंगे तो रोगी आसानी से आपका ठीक होता जाएगा। इसमें जो भी दवाई है वो अंग के आधार पे है, कारण के आधार पे है, और सिम्टम्स के आधार पे है, ठीक। तो ये चिकित्सा होती है हमारी एपिस्टैक्सिस की।
इपिस्टैक्सिस की आसानी से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।